हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी के प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम हर एक चैप्टर के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे जितने पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन क्वेश्चंस के थ्रू ही हमारा ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। सो इस क्रम में हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर दिया है। कल हमने सॉलिड स्टेट फिनिश किया था। आज मेरा फोकस होगा सरफेस केमिस्ट्री पे। ठीक है। सो सरफेस केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री काफ़ी छोटा चैप्टर है और ज़्यादातर इसमें थ्योरी वाले पार्ट्स हैं। ठीक है। तो आज एक मॉडल, इसका मॉडल पेपर एक ही होगा। ठीक है। इसी में मैंने काफ़ी लंबा मॉडल पेपर कर दिया ये वाला, है ना। इसमें जितने कंसेप्ट होंगे वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर कल इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और एम्स डिस्कस कर लेंगे। तो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा सरफेस केमिस्ट्री। और मेरी कोशिश होगी कि इस पे जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स आते हैं, जो भी थोड़ी चीज़ें बीच में आती हैं, उनको रिवाइज करता हुआ चलूँगा। ठीक है। जो लोग अभी नए आए हुए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारा रिवीजन होता है थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है। यहाँ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और प्रॉब्लम्स में आने वाली थोड़ी बहुत जो कंसेप्ट जिनका रिवीजन, अगर हम जिनको पढ़ लें तो रिवीजन हमारा हो जाए, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हेलो राज, है ना। और इस क्रम में हमने सॉलिड स्टेट और बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। तो बस 2-3 चैप्टर और होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, देन आई विल स्टार्ट ऑर्गेनिक। ठीक है। सो लेट्स क्रैक इट। और मेरा यही टारगेट होता है कि हर चैप्टर में आपको मैक्सिमम जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम जितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे मैं करा दूँ। ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें। माय नेम इज शुभम श्रीवास्तव एंड आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 थी CSIR नेट के एग्जामिनेशन में और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है IIT JEE और नीट UG के बच्चों को पढ़ाने का। और जो लोग अभी नए आए हुए हैं उनको मैं बता दूं कि आप इस समय इंडिया के सबसे अच्छे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जो कि है अनअकैडमी। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको इंडिया के सारे एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलता है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है उसके लिए लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं। और अगर गलती से आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है सो यू कैन एक्सेस डाउनलोडेड वीडियोस। सो इट्स अ गुड डील, है ना। तो प्लीज़ आप लोग अगर प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए। ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बहुत ही कम है, आप देख सकते हैं 2 साल की फीस। 2 साल की फीस इतनी कहीं नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। सो प्लीज़ गो फॉर 2 ईयर और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट। बेटर रहेगा कि आप 2 साल के लिए जाइए। और जब भी जाइए तो प्लीज़ मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए। बिकॉज हमारा ये जो फ्री वीडियोस चल रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी या ये कितने दिनों तक चल पाएंगे, इट विल टोटली डिपेंड ऑन की हाउ मच दिस कोड हैज़ बीन शेयर्ड, है ना। तो प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप लोग शेयर कीजिए। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो प्लीज़ अपने जानने वालों को बताइए। ठीक है। तो यही एक मेरी रिक्वेस्ट थी। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और मैंने जैसा पहले भी कहा था कि CBSE का एग्ज़ाम तो गया, अरे वो सब यार बाद में डिस्कस करेंगे, आओ चैप्टर डिस्कस करते हैं ना। तो देखो, मैंने तुम लोगों से यही कहा था कि जब भी कोई चैप्टर के बारे में यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तो एटलीस्ट एक बार देख के आओ। ठीक है। आता है नहीं आता है वो सब मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी तो पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैं बोला था कि जो भी एग्जाम ये पेपर डिस्कस होगा प्लीज उस चैप्टर को एक बार पढ़ के आइए। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग पढ़ के आए होंगे एक बार, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। जो नहीं आता होगा वो मैं यहाँ फिलअप कर दूंगा। ठीक है। तो देखो, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिज ऑप्शन। सो यार पता है ना, एडजॉर्प्शन 2 तरीके का होता है, फिजिज ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन। एक जानकारी और ले लो, एक जानकारी और ले लो कि ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकल है। सो थ्योरेटिकल जितने भी चैप्टर्स है केमिस्ट्री में उनके लिए एनसीईआरटी समझ लो और रामबाण है, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है या कोई ऐसा चैप्टर है जिसपे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी इज नॉट एनफ फॉर दैट। लेकिन जो भी चैप्टर केवल और केवल थ्योरेटिकल है, लाइक पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये बायोमोलिक्यूल्स, उनके लिए एनसीईआरटी रामबाण है। तो प्लीज इन सबका आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है, ये बहुत स्पेसिफिक होता है। ये रिवर्सिबल होता है कि मतलब फिजिक्स ऑप्शन हो गया फिर डिज ऑप्शन भी हो जाएगा। और ये फिजिक्स ऑप्शन मल्टी लेयर होता है। तो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर करेक्ट आंसर है। ठीक है।
बाकी ये सारा केमीज ऑप्शन की प्रॉपर्टी है, हाई स्पेसिफिक, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के आए हो तो हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा ये, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन ये देखना जल्दी खत्म हो जाएगा। Which of the following is not a characteristic of Kami's option? So Kami's option not a characteristic. Kami's option is irreversible in nature. ठीक है। Delta H is of the order of 500 joule. Kami's option के लिए जो डेल्टा H होता है वो होता है 82 to 40 किलो जूल होता है, ठीक है। 80 to 40 240 किलो जूल होता है, और ये 500 जूल देखें तो काफी कम है। मतलब दिस इज फॉर फिजिक्स ऑप्शन, ये फिजिक्स ऑप्शन वाले केस में आ रहा है। स्पेसिफिक इन नेचर अभी हमने देखा केमीज ऑप्शन का प्रॉपर्टी होता है इंक्रीज विथ, और कोई भी चाहे वो फिजिक्स ऑप्शन हो चाहे वो केमीज ऑप्शन हो, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये केमीज ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राज, एक्सोथर्मिक होता है यार, एक्सोथर्मिक होगा तो वो निगेटिव ही होगा ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। अब फ्रेंडलिक जो होता है, फ्रेंडलिक क्या होता है, x बाई एम इज इक्वल टू के पी टू दी पावर 1/n। तो भैया ये वाला तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा ना, सो आपको क्या करना पड़ेगा, log x बाई एम वर्सेज log p जो आता है ना, log p, क्योंकि ये तब क्या हो जाएगा 1/n log p प्लस log k। तो ये जो आता है ये स्ट्रेट लाइन आता है। क्यों स्ट्रेट लाइन आता है, बिकॉज ये रिजेंबल करता है किसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को, जो कि किसकी लाइन, किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की होती है। सो द आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जल्दी जल्दी खटाखट एकदम बताते चलो, ठीक है, लैग बिल्कुल ना रखना। द प्रोसेस ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड क्रोमेटोग्राफी आर बेस्ड ऑन इमल्सिफिकेशन, एडसॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, बोथ 2 and 3। तो भैया फ्रॉथ फ्लोटेशन और केमीज ऑप्शन, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हो ना, एड्सॉर्प्शन होता है ना, सरफेस केमिस्ट्री वहां लगती है, और फ्रॉथ फ्लोटेशन में भी क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक बार देख लेना तुम लोग, मैं सही बताया हूँ कि नहीं, फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए ना। केमिज ये क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ। पढ़ते हैं आगे। बाई प्लॉटिंग log x by m1 y एक्सिस एंड log p on x एक्सिस वी शुड गेट, हमको क्या मिलना चाहिए भाई, अभी बताया था ना, स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग सम इंटरसेप्ट एंड दिस विल बी log k। देखो अभी अभी यहाँ बताए थे ना, ये देखो ये था ना ये इक्वेशन। सो ये इक्वेशन अगर कभी भी होगा, सो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, हैविंग सम इंटरसेप्ट। सो इंटरसेप्ट यहाँ कहाँ आ रहा है, देखो ये वाला तो, ये वाला तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन, हाँ देखो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, बट याद याद रखना हैविंग सम इंटरसेप्ट एंड दिस इंटरसेप्ट विल बी log k। ओके बिल्कुल, हाँ स्लोप स्लोप 1/n होगा, बिल्कुल बिल्कुल। द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस एक्स, अब देखो अभी सारा देखो एक ही कंसेप्ट से तीन चीजें हो गई। क्या आया था इंटरसेप्ट, अभी देखो पिछले क्वेश्चन में हुआ ना, इंटरसेप्ट क्या आया था, अगर ये ग्राफ ड्रॉ किया जाता है इंटरसेप्ट क्या आता है, log k आता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, log k विल बी द इंटरसेप्ट। खटाखट एकदम सवाल निकालते चलो। द ग्राफ प्लॉटेड अगेंस्ट एड्सॉर्प्शन वर्सेस pressure P at constant temperature, the Freundlich equation at A, B, C are respectively, ठीक है। सो देखो Freundlich adsorption isotherm आता है x by m is equal to क्या चीज, K P to the power 1/n, ठीक है। सो लोअर प्रेशर्स के लिए, फॉर लोअर प्रेशर जो तुम्हारी n की वैल्यू होती है, 1/n की वैल्यू होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1, और अगर वो अप्रोक्सीमेटली 1 होती है तो x by n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K P हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर ए वाले तक के लिए, ठीक है, तो x बाई एम इज इक्वल टू के पी आएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गया यहीं पर, ठीक है। बी वाले में अगर देखा जाए तो नॉर्मल चलता है, बी वाले में मॉडरेट होता है तो के पी टू द पावर 1/n ही रहता है, ठीक है। सो के पी टू द पावर 1/n ये भी गलत हो जाएगा, वैसे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी में क्या करोगे, जो 1/n की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। तो x बाई एन इज इक्वल, x बाई एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पी टू दी पावर 0 आ जाएगा, यानी कि के, तो देखो सैचुरेशन आ जाता है, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके बढ़ते हैं आगे। In adsorption from the solution phase, the Freundlich adsorption isotherm is modified as, for solution pressure
in the equation is replaced by concentration. सोल्यूशन में यही होता है ना यार, कंसंट्रेशन से आप रिप्लेस कर देते हो. सो क्या हो जाएगा, x बाई एन इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 अपॉन एन था. सो फॉर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फॉर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बाई एम इज इक्वल टू के सी टू द पावर 1 अपॉन एन हो जाएगा. सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. फोर्थ ऑप्शन प्रशांत, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, नॉट टेम्परेचर, है ना. टेम्परेचर नहीं होता भैया, कंसंट्रेशन होता है ना. और यहां भी मत मार के चले आना, यहाँ के कुछ और ही दिया हुआ है ना, एन भी आ गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. डाई सोल्यूशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डाई सोल्यूशंस उनमें क्या करते हो, कंसंट्रेशन लेके चलते हो ना यार. साइज ऑफ अ कोलॉइडल पार्टिकल्स, एकदम रटा रटाया भाई इसमें तो, एकदम आंख बंद करके. मतलब ये चैप्टर इतना मक्खन है फिजिकल केमिस्ट्री का कि इसका क्वेश्चन अगर तुमसे छूट रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का छूट गया मैं मान सकता हूँ ना, न्यूमेरिकल वाले में गलती हो गई मान सकता हूँ, इसमें तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं. अब भैया साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल क्या होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, बस आंख बंद करके सेकंड मार के चले आना है. कौन है भैया, फोर्थ कौन मार रहा है, मुनी, आर यू ओके. 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, समझी बात. बी ऑप्शन, ठीक है. बायो के हो यार, बायो वाले को तो ये चैप्टर और मक्खन लगता है ना. इसमें तो काफी चीजें ऐसी होती हैं कि तुम लोग जब यार वो बायो में मोलस्का वोलस्का क्या क्या होता है, मुझको तो बायो नहीं पसंद थी, वो सब रट लेते हो तुम लोग. तो ये तो केमिस्ट्री है यार, केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है. अब मैं बायो ये नहीं कह रहा लॉजिकल है, लेकिन वहां बहुत सारी नाम रटने होते हैं ना यार. पंजाई पता नहीं क्या क्या था, मैं बहुत परेशान हो जाता था उन सब चीजों से. खैर वो तुम लोग अगर कर लेते हो तो ये तो कर ही लोगे, ठीक है. चलते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सही सही, बस मतलब एट लास्ट आपको सही चीज आनी चाहिए, ठीक है. चलो आगे. कह रहा है कि विच इज नॉट ए कोलाइडल सोल्यूशन. भैया कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है. स्मोक, एयर, इंक, ब्लड, कौन नहीं है. क्या हुआ मुनी, क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, स्पीड स्पीड ज्यादा लग रही है क्या. इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बता दो यार, है ना. मोनी डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है मोनी तुमको. देखो स्मोक कोलाइडल सोल्यूशन होता है यार, ठीक है. एयर भी क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है. इंक सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन होता है. ब्लड तुम्हारा कोलाइडल सोल्यूशन होता है. स्मोक में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल, उनका पार्टिकल साइज ज्यादा होता है यार. एयर में बहुत सारी चीजें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उनका पार्टिकल साइज क्या होता है, ज्यादा होता है. सो इंक जो है, इंक क्या होगा, इंक ट्रू सोल्यूशन है. इंक इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू सोल्यूशन, समझे. हाँ बिल्कुल, ट्रू सोल्यूशन है. लायोफोबिक कोलाइड्स आर, अब भैया लायोफोबिक लायोफिलिक का डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है. लायोफोबिक क्या होता है, मिल्क, मिल्क फॉर एग्जांपल मिल्क. अगर एक बार दूध फट जाता है तो क्या वापस फटे हुए दूध से, पनीर से तुम दूध बना लेते हो, हैं? फटे हुए दूध से पनीर बनाई जा सकती है. अरे फटे हुए दूध से पनीर तो बन जाएगी, पनीर से दूध बनाया जा सकता है. मिल्क से आप पनीर तो बना लेते हो, लेकिन क्या पनीर से मिल्क बना पाओगे, है ना. सो जितने भी लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, दे आर इरिवर्सिबल. लायोफिलिक क्या होता है, रिवर्सिबल होता है. मान लो मिट्टी, ठीक है, मिट्टी मिट्टी और पानी मिला दो, है ना, मिट्टी पानी मिला दिए और फिर उसको सुखा दो, वापस से मिट्टी मिल जाएगी. फिर उसमें पानी डाल दो, फिर से वो तो मड मिल जाएगा. तो वो जो है रिवर्सिबल है, बिकॉज वो क्या है, लायोफिलिक है, ठीक है. लायोफिलिक जो है प्रोटेक्टिंग एजेंट्स के तौर पे भी यूज होते हैं, अभी गोल्ड नंबर पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. गम, प्रोटीन, ये सब क्या होता है, लायोफिलिक होता है. इरिवर्सिबल होता है आपका लायोफोबिक, एक बार वो गड़बड़ाया तो वापस उसको नहीं आप ला सकते, ठीक है. बढ़ते आगे. Which of the following processes best describes the purification of muddy water by addition of alum. बताओ भैया ये क्या है, जल्दी बताओ. एलम उलम अगर बन रहा है तो वो क्या है, एलम से, जानते हो, बताओ बताओ बताओ, सभी लोग आंसर तो जल्दी से. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोगुलेशन होगा, कोगुलेशन, कोगुलेशन.
तुमको पता है क्या होता है, जहां पर प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहां पानी चाहिए होता है, साफ पानी चाहिए होता है। अब साफ पानी उतने ज्यादा अमाउंट में मिलता नहीं है, तो ये जितने भी मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वहां क्या किया जाता है, बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं एलम्स के, ठीक है, जैसे घर में तो फिटकरी इतनी बड़ी देखे होगे, वहां उन फैक्ट्रीज में क्या होता है, एलम्स के बहुत बड़े बड़े चैम्बर होते हैं, और उन चैम्बर्स में से जो गंदा पानी होता है ना, उसको पास किया जाता है। तो जब उसको पास किया जाता है तो उसमें जितनी मडी प्रॉब्लम मड होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो पानी निकलता है, जो साफ होके पानी निकलता है, उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। आई बात समझ में? और इसके साथ ही साथ आप जैसे देखते देखते होगे कि पहाड़ों से, पत्थरों से जो पानी आता है, अब यहाँ नाले वाले के पास मत चले जाना, ऊपर हिमालय वगैरह पे जो पानी आता है वो बहुत साफ होता है। तो क्या होता है, वहां जो रॉक्स होते हैं उनमें भी कुछ कुछ रॉक्स में एलम, एलम क्या है, एक तरीके का मतलब कंपाउंड ही तो है, वो भी होते हैं, तो वो भी प्योरिफिकेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन कोआगुलेशन के थ्रू होता है, ये करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। कोलाइडल सोल्यूशन कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज, भैया सिल्वर यूज किया जाता है, ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते होंगे। ठीक है, कोलाइडल सिल्वर इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीजेस। ठीक है, हाँ चले जाना भाई, पहले पढ़ लो, है ना, ज्ञान की प्राप्ति के बाद हिमालय जाओ, थोड़ा बेसिक नॉलेज तो ले लो। समझ आया सबको? ये चैप्टर कुछ हलवा लग रहा है ना, ये चैप्टर कुछ है नहीं, है ना, समझ आ रहा है ना? चैप्टर एक बार जो पढ़ के आया होगा उसको एकदम हलवा लगेगा, है ना। और हाँ देखो, नेक्स्ट मंथ से मतलब ये तो अभी जो क्वेस्ट का 1 घंटे का चल रहा है, तुम लोग कल बोले थे ना 2 घंटे के लिए क्वेस्ट के लिए, सो नेक्स्ट मंथ से मैं 2 घंटे फिर से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बस टाइमिंग का एक बार मुझे तुम लोग बता देना कि एक तो ये 3 से 4 तो फिक्स ही रहेगा क्वेस्ट वाला। ठीक है, क्वेस्ट वाला एक टाइम हम सोच रहे हैं 11 से 12 रख दे, 11 से 12 सही रहेगा सबके लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सुबह 11 से 12 अगर एक क्वेस्ट का एक क्लास हो जाए, टाइमिंग वाइज कोई दिक्कत है किसी को? तो 1 जुलाई से हम लोग वापस से क्वेस्ट की 2 क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सुबह एक 11 से 12 रख देंगे, या 10 से 11 रख देंगे, टाइमिंग अभी फाइनलाइज कर लिया जाएगा। ठीक है, और एक 3 से 4 रहेगा, ये क्वेस्ट वाला सुबह सुबह निकल जाएगा, सही रहेगा, फिर शाम को वो 7 से 8 बजे की एक क्लास, 11-12 सही है ना? तो हाँ मैं बात कर लेता हूँ, 2 क्लास के लिए बात तो कर लिया हूँ, 11 से 12 टाइमिंग का बात नहीं हुआ था। ओके, और एक चीज और, नेक्स्ट मंथ मैं स्पेशल पे पेपर एनालिसिस करूंगा पिछले 5 सालों का, तो प्लीज उसमें भी तुम लोग रहना यार ना। 5 साल का पेपर एनालिसिस प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री का पूरा करूंगा मैं 10 क्लासेस में, तो उस क्लास में भी रहना। ठीक है, वहां तो कलेक्टिव पूरे चैप्टर का हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। माइसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट सीएमसी। अब भैया मुझे सब बता दो। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी नहीं चलूंगा, अब थोड़ा समझाते हुए चलूंगा कि सीएमसी और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता आता है सबको? बोलो भाई। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, पहले सीएमसी क्या होता है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज्यादा था, तो सीएमसी देख लेते हैं क्या होता है। सीएमसी का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल माइसलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्या होता है भैया, क्रिटिकल माइसलाइजेशन कंसंट्रेशन क्या होती है? वो मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच, है ना, फॉर्मेशन ऑफ माइसेल स्टार्ट्स। तो सीएमसी पे हो रहा है, तो माइसलाइजेशन तब होता है एबव सीएमसी होता है, एट और एबव सीएमसी। ठीक है, सीएमसी की बात ये हो गई। अब क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है भैया, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एंड डेल्टा एस जो होता है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव फॉर माइसलाइजेशन। if delta h if delta h is positive or for micellization delta g should be negative,
So the temperature above which micellization starts is Kraft temperature. ठीक है, तो Kraft temperature is not defined for exothermic micellization. ठीक है, ठीक है। हाँ ऋषिका, ये सब राज एक चीज तुम लोग ये भी देख लेना कि देखो जैसे माइसलाइजेशन होता है तो माइसलाइजेशन का चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होता है क्योंकि आफ्टर माइसलाइजेशन डेल्टा एस बदलता है। तो अगर माइसलाइजेशन एक्सोथर्मिक है तब क्राफ्ट टेम्परेचर का बात ही नहीं आएगा। ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्सोथर्मिक माइसलाइजेशन प्रोसेस क्योंकि डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज इट विल टेक प्लेस। लेकिन इफ माइसलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, if micellization is exothermic in nature, so initially micellization नहीं हो पाता है अगर ये एंडोथर्मिक है। तो क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसपे ये वैल्यू इससे बराबर हो जाती है और उसके बाद बढ़ती जाती है, उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। सो ये केवल डिफाइंड है, क्राफ्ट टेम्परेचर इज डिफाइंड फॉर एंडोथर्मिक माइसलाइजेशन प्रोसेस। तो क्या होगा, एट ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर तो होना ही चाहिए, एबव सीएमसी होना चाहिए, एट सीएमसी एंड एट अबव क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो बी ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा, बी ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि क्राफ्ट टेम्परेचर पे तो डेल्टा जी जीरो होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। एबव सीएमसी ये नहीं, डी ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, डी ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, बेटर इज डी ऑप्शन। सीएमसी पे तो हो ही जाता है, एबव सीएमसी पक्का होगा, एबव सीएमसी पक्का होगा, एबव क्राफ्ट टेम्परेचर पक्का होगा, मतलब डी ऑप्शन यहां पर ज्यादा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एट सीएमसी एट क्राफ्ट टेम्परेचर पे, या क्राफ्ट टेम्परेचर पे अगर एट अलग गया है तो वहां तो डेल्टा जी जीरो है ना। सबको समझ आ गया यार, ये चीज थोड़ा याद रखना, ये थोड़ा मैंने बहुत डिटेल में बताया नहीं है। टीके हमेशा नहीं डिफाइंड होता, टीके इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्सोथर्मिक, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड फॉर एक्सोथर्मिक माइसलाइजेशन प्रोसेस, याद रखिएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स, तुरंत 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 आंसर दो, जल्दी दो, जल्दी आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल, कौन है भैया बताओ। लैग हो नहीं ना आ रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूं उसमें मेरे बोलने में तुम्हारे उसमें लैग तो ज्यादा नहीं आ रहा है ना, सबकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है ना। जल्दी बताओ यार, जल्दी 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 जल्दी। हम्म, हाँ तो जल्दी आंसर करो ना यार। आंसर फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। अबे इतना टाइम तुम लोग इस सवाल में लगाओगे हैं। कोई आंसर ही नहीं कर रहा भाई। हाँ हाँ, सब लोग आंसर कर दिए, एकदम सही आंसर किए हैं। ठीक है, ये होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हाइड्रोक्साइड काइंड ऑफ बनाएगा, तो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सब लोग अच्छा दिल से आंसर किए हो कि दिमाग से आंसर किए हो। दिमाग से आंसर करना, दिल से आंसर मत करना एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बच्चे होते हैं ना एग्जामिनेशन में दिल की सुन लेते हैं, दिल की मत सुनना एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन में दिमाग की सुनना केवल। ठीक है, बढ़ते हैं। कोलॉइडल कैन बी प्योरीफाइड भाई, अरे भैया बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। टिंडल इफेक्ट तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है। कोआगुलेशन क्या है ना, ये तो नहीं है भाई, ये तो प्योरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है, डिस्ट्रक्शन है, ये तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइड है। ठीक है, पेप्टाइजेशन क्या है, प्रिपरेशन मेथड है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज प्योरिफिकेशन प्रोसेस। कोई मुझे समझा सकता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे किया जाता है। हम्म, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जानते हो कैसे होता है। बहुत अच्छे,
पैराशूट खुला ही रखना भैया। हाँ, बस सोते टाइम पैराशूट ऑफ किया करो, दिन भर ऑन रखा करो। बताओ भैया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सबको आता है ना, क्या होता है? चलो नहीं आता है तो किताब देख लेना। मैं बोला हूं ना कि फॉर दिस चैप्टर, स्पेसिफिकली फॉर दिस चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का अकेला ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए एनसीईआरटी मोर देन एनफ है। ठीक है, बाकी फिजिकल केमिस्ट्री का सारे चैप्टर के लिए आपको क्वेश्चन ढेर सारा करना है। ठीक है, तो जो कि एनसीईआरटी सफिशियंट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सफिशियंट नहीं है फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए, इस चैप्टर के लिए, बायोमोलिक्यूल के लिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को एकदम चाट डालो। ठीक है, when a river enters the sea, a delta is formed. Formation of delta is due to, क्या होता है? सी माने क्या हुआ, रिवर माने क्या हुआ, रिवर और सी दोनों कोलाइड हैं। एक पॉजिटिव कोलाइड है, दूसरा निगेटिव कोलाइड है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? कोआगुलेशन होगा। और कोआगुलेशन से क्या होता है? कोआगुलेशन से डेल्टा बनता है। सो डेल्टा फॉर्मेशन, ठीक है, डेल्टा फॉर्मेशन इज व्हाट? डेल्टा फॉर्मेशन इज एग्जांपल ऑफ कोआगुलेशन। बताओ इंडिया में सबसे अच्छा डेल्टा कौन सा है? इंडिया का कोई एक डेल्टा रीजन का नाम बताओ जो बहुत ज्यादा फेमस है। इंडिया में कौन सा डेल्टा रीजन बहुत ज्यादा फेमस है? जल्दी बताओ। पता है कि नहीं पता है इंडिया का जो फेमस डेल्टा है? बताओ नाम, बताओ बताओ बताओ। थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी तो आना चाहिए। कहां पर पाया जाता है इंडिया में डेल्टा जो बहुत फेमस है? बिल्कुल बिल्कुल, सुंदरवन डेल्टा इज वेरी फेमस, है ना। और डेल्टा की एक खास बात होती है, डेल्टा पे जो जमीन पाई जाती है ना, दैट इज वेरी फर्टाइल। बहुत फर्टाइल जमीन होती है। उसका रीजन ये होता है, सी से भी मिनरल्स मिल जाते हैं उसको, और रिवर भी अपने साथ कुछ चीजें ले आता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो है डेल्टा रीजन जो होगा वो बहुत फर्टाइल होगा, क्योंकि वहां पे हर तरीके के जो जरूरी चीजें होती हैं फसलों के लिए वो पाई जाती हैं। ठीक है, हाँ हाँ सुंदरवन। चलो अच्छे हो यार, तुम लोग तो बहुत जानकार टाइप के हो। हाँ, चले आगे। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हायर द गोल्ड नंबर ऑफ लायोफोबिक सॉल। तो पहले मैं एक बार गोल्ड नंबर समझा देता हूँ। गोल्ड नंबर सबको आता है? पहले हमको ये बता दो, गोल्ड नंबर सबको आता है? नहीं आता तो समझा देते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोलो, गोल्ड नंबर आता है? इज एवरीवन फैमिलियर विद गोल्ड नंबर? गुड, ठीक है। स्मॉलर द गोल्ड नंबर, स्मॉलर द गोल्ड नंबर, बेटर द प्रोटेक्टिंग एजेंट। ठीक है, अभी तो आज तो मैं खाली थ्योरी वाले करा रहा हूं। अच्छा मैं बता भी देता हूं, रुको। गोल्ड नंबर का मतलब होता है, देखो गोल्ड नंबर मैं समझा रहा हूं यहां पर, ध्यान से देख लेना एक बार बस। गोल्ड नंबर क्यों कहा जाता है? ठीक है, गोल्ड नंबर क्यों कहा जाता है? इसमें जैसे हमारे पास अगर कोई, एक बार गोल्ड नंबर समझ भी लेते हैं ना। गोल्ड नंबर क्या होता है? गोल्ड नंबर की डेफिनेशन होती है यार, देखो कोई भी अगर आपके पास मान लो लायोफोबिक कोलाइड है, तो लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्यों हाईली अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि लायोफोबिक कोलाइड्स में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो तुरंत वो इसको क्या कर देगा? कोगुलेट कर देगा। ठीक है, तो क्या किया जाता है, लायोफोबिक कोलाइड्स में लायोफिलिक कोलाइड डाले जाते हैं। लायोफिलिक कोलाइड जाके यहां पे लेयर बना लेते हैं, लेयर बना लेते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइड जब लेयर बना लेते हैं तो अब इलेक्ट्रोलाइट उतना इफेक्टिवली पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो इसका प्रोटेक्शन हो जाता है।
लायोफोबिक कोलाइड्स की क्या बन जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये होते हैं प्रोटेक्टिंग एजेंट्स। ऑल द प्रोटेक्टिंग एजेंट्स आर लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है, अब देखो होता क्या है। अब अगर मैं 10 ml 10 ml गोल्ड सॉल ले लूं, सो गोल्ड सॉल तो लायोफोबिक है, और इसमें अगर NaCl सोल्यूशन डालूं, ठीक है, NaCl सोल्यूशन डालूं एक्वस, तो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। सो टू प्रिवेंट दिस कोगुलेशन ऑफ to prevent the coagulation of 10 ml gold sol by addition of NaCl, the minimum amount of lyophilic colloid, ठीक है, the minimum amount of lyophilic colloid in milligram, ठीक है, उसको गोल्ड नंबर कहते हैं। तो जो जितना कम डालना पड़ेगा वो उतना अच्छा प्रोटेक्टिंग एजेंट होगा ना। देखो 10 ml गोल्ड सॉल को, 10 ml गोल्ड सॉल क्या है, गोल्ड सॉल तो तुम्हारा क्या है, अनस्टेबल कोलाइड है ना, और इसमें अगर 1 ml NaCl डालोगे तो ऑब्वियसली ये कोगुलेट कर जाएगा। सो इसके कोगुलेशन को बचाने के लिए किसी लायोफिलिक कोलाइड का जो मिनिमम नंबर ऑफ मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड होता है वो इस लायोफिलिक कोलाइड की गोल्ड नंबर कही जाती है। ठीक है, तो गोल्ड नंबर जितना कम होगा लायोफिलिक कोलाइड उतना ही अच्छा प्रोटेक्टिंग एजेंट होता है। ठीक है, इस पे कल हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, बिल्कुल, राज देखो कितना जानकार है। देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड चार्ज लेयर एंड द डिफ्यूज्ड लेयर हैविंग अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड, बताओ भैया, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, क्या कहते हैं इसको। इस सवाल का आंसर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनती है ना, वहां पर डबल लेयर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको जीटा पोटेंशियल कहते हैं, या इसको आप इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ठीक है, सो जीटा पोटेंशियल कहो चाहे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहो, कभी अगर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल अगर दिया होता है तो ये भी सही है। ठीक है, जीटा पोटेंशियल का ही दूसरा नाम होता है। सो ये आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम प्रोटेक्टिंग पावर, जल्दी बताओ भाई, इसका अभी अभी गोल्ड नंबर की बात हुई है, मिनिमम पावर किसकी होगी, मिनिमम प्रोटेक्टिंग पावर किसकी है। अभी अभी बात हुआ ना, जितना कम वो डालना पड़े, जितने कम मिलीग्राम्स डालने पड़े उतना ही अच्छा वो प्रोटेक्टिंग एजेंट होता है। सो प्रोटेक्टिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। ठीक है, सो हाईएस्ट प्रोटेक्टिंग पावर इसकी है। हाईएस्ट पूछता कौन हो जाता है, जिलेटिन, और पोटैटो यहाँ जो स्टार्च है ये क्या है, मिनिमम प्रोटेक्टिंग। ओके, सी 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 ऑप्शन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, बताओ 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 बताओ, तो जल्दी बताओ। ये सब आंसर तुम लोग करो यार, आज कुछ बताने लायक था ही नहीं। ठीक है, पढ़ के अगर आए होगे तो आज कुछ बताने लायक नहीं था। एनसीईआरटी जिसने एक बार रिवीजन मार दिया हो, तो अगर एनसीईआरटी कर भी लियो तो एक बार फिर से जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना। ठीक है, ये पूरा पक्का हो जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री दिमाग में बैठ जाएगा ना। नेहा, डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस तो यार फ्लो के थ्रू जाता है ना, डायलिसिस थोड़ी ना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स
अंडर द influence of external electric field is called इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझे? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब देख लो डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस में आप क्या करते हो, वो एक कोलाइडल सोल्यूशन को उसमें ले लेते हो, क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, और फिर इसके बाद उसको डीएम में डाल देते हो। सो डीएम फ्लो करता रहता है, उसके साथ फ्लो के थ्रू जो इम्प्योरिटीज होती हैं अलग हो जाती हैं। आयनाइजेशन तो एक अलग ही चीज हो गई। इलेक्ट्रोडायलिसिस हुआ यार कि डायलिसिस एकम्पेन्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। इलेक्ट्रोडायलिसिस इज डायलिसिस एकम्पेन्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब वही रेट को बढ़ा दे रहे हो, ठीक है। तो वो अलग चीज है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ये अलग चीज है, ठीक है। नो यार, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस अलग चीज होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक एब्सोल्यूट टर्म है, ठीक है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस तो जहां ऑस्मोसिस में डिफाइंड होगा, अगर तुम ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस एकम्पेन्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। डायलिसिस एकम्पेन्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक अलग चीज है, एक फिनोमिना ही है, ठीक है। नहीं राज, डीएम मतलब डिस्पर्शन मीडियम, थोड़ा उड़ो कम, है ना। चलो आगे। इमल्सिफायर इज एन एजेंट। क्या होता है इमल्सिफायर? हाँ भैया। व्हाट इज इमल्सिफायर, जल्दी बताओ। हम्म इमल्शन को स्टेबलाइज करने वाली चीज को इस इमल्सिफायर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बताओ ये क्या है। Gelatin is often used as an ingredient in the manufacture of ice cream. The reason for this is, ओम सेकंड ऑप्शन अगर तुमको बताना है ना तो एक बार दो लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, है ना। ये अरबों लाखों में क्यों लिख रहे हो? हाँ, ओके, इट्स अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये होगा, देखो, when a dilute aqueous solution of AgNO3, AgNO3 is in excess, ठीक है, is added to Ki solution, positively charged solution sol particles of AgI are formed due to the adsorption of। so जब हम लोग पेप्टाइजेशन पढ़ते हैं, पेप्टाइजेशन, ये पेप्टाइजेशन में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या बताया गया था कि एडिशन ऑफ, ये थोड़ा सा समझ लो, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट having common ion to a freshly prepared precipitate forms colloidal solution, ठीक है। इसी को पेप्टाइजेशन कहते हैं। तो होता क्या है, होता क्या है, जो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट तुमने बनाया, ठीक है। अभी अगर ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है तो इसमें बहुत सारे पोर्स होंगे, और बहुत सारे पोर्स होंगे। जब तुम कॉमन आयन डालोगे तो कॉमन आयन उनके थ्रू, पोर्स के थ्रू चला जाता है अंदर, और जो प्रेसिपिटेट वाला पार्टिकल है उस पर एड्सॉर्ब हो जाता है। एड्सॉर्प्शन के चलते वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिव हो जाते हैं, और ये समझ लो कि ये ब्लास्ट कर जाता है। ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है ये ब्लास्ट कर जाता है, सो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब हुआ है तो क्या होगा, पॉजिटिव सॉल्व बनेगा। नेगेटिव चार्ज एब्सॉर्ब हुआ है तो क्या बनेगा, नेगेटिव सॉल्व बनेगा। तो यहां क्या कह रहा है कि AgNO3 डाला गया KI में, ठीक है, KI में डाला गया। सबसे पहले क्या बनेगा, AgI बनेगा प्रेसिपिटेट, ये फ्रेश प्रेसिपिटेट होगा यहां पर, ठीक है। सिंस AgNO3 इन एक्सेस,
तो Ag plus will be adsorbed, will get adsorbed on AgI। तो जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, वो क्या होगा, AgI स्लैश Ag प्लस होगा ना, कॉमन आयन विल गेट एब्जॉर्ब। तो AgI जो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बन रहा है वो क्यों बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ Ag प्लस आयंस। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ये चैप्टर के PYQs में तो थ्योरेटिकली है, मैं बता रहा हूं ना, ये पूरा चैप्टर ही थ्योरेटिकल है। इसमें न्यूमेरिकल जो आता भी है ना थोड़ा बहुत, वो आता है तुम्हारा हार्डी सुलझे पे आ जाता है, वो भी बहुत इजी होता है, या तो फिर गोल्ड नंबर से रिलेटेड आ जाता है। और नीट की न्यू डेट्स कब आएंगी सर? ओम, न्यू डेट्स के बारे में चिंता मत करो, अभी पहले प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करो, जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, एनटी अब मैं कैसे बता दूं, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से जो होना चाहिए 1-2 महीने का डिले होना चाहिए एटलीस्ट। जो भी डेट प्रपोज थी उससे मान लो 1-1.5 महीने आगे जाएगा, टेंटेटिव यही है। ठीक है, लेकिन फाइनल तभी समझना जब एनटीए डिक्लेयर कर दे। ओके, तो अभी पहले तैयारी पे ध्यान दो। कॉमन आयन इफेक्ट जैसा सर, राज इट्स नॉट कॉमन आयन इफेक्ट ना, इट्स नॉट कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद डिसोसिएशन, एडजॉर्प्शन की बात होती है, एडजॉर्प्शन की। ठीक है ना, जैसे मान लो कि एक इंटरव्यू में तुम गए, है ना, इंटरव्यू में तुम गए हो और वहां पैनल में तुम्हारे मौसा जी बैठे हुए हैं और तुम्हारे जैसे 5-6 लोग हैं, तो कौन सेलेक्ट होगा? ऑब्वियसली नेपोटिज्म हो जाएगा वहां पर, तुम ही सेलेक्ट होगे, तुम्हारे मौसा जी होंगे। ठीक है, तो कॉमन आयन वाला चीज, कॉमन आयन इफेक्ट इज समथिंग एल्स, वो डिसोसिएशन को कम ज्यादा करता है। यहाँ प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, दिस टर्म इज नोन एज प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, नेपोटिज्म ऑफ आयंस, समझ आई बात? क्लियर हुआ सबको कि कभी भी प्रेसिपिटेट के अंदर वही एड्सॉर्ब होगा जो कॉमन आयन होगा। अब जैसे AgI बना, KI एक्सेस में डाल देते तो I माइनस जाके एड्सॉर्ब हो जाता। समझ आई बात? क्लियर हुआ सबको? दिस इज नॉट राज, आई वांट टू क्लियर अगेन। ठीक है, इट्स नॉट कॉमन आयन इफेक्ट, इट्स प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। टर्म्स थोड़ा स्पेसिफिक रहा करो। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है, इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgI सॉल्यूशन AgNO3 इज एडेड टू द एक्सेस ऑफ पोटेशियम द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट विल एक्वायर। तो भैया जब AgI बन गया, KI इन एक्सेस है, सो I माइनस इन एक्सेस। ठीक है, तो I माइनस विल गेट प्रिफरेंशियली adsorbed on the surface of AgI, leading to the formation of AgI slash I minus. So it is going to result in a negative sol, नेगेटिव सॉल। ठीक है, नेगेटिव सॉल बनेगा, सो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना। ठीक है, तो पॉजिटिव नहीं बनेगा। नेपोटिज्म का मतलब इतना चल रहा है यार, तुमको पता नहीं है? नेपोटिज्म का मतलब होता है जान पहचान वाले लोगों को सिलेक्ट करा देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आगे। Which of the following method is not implied for the purification of colloidal solution? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। हैं? अरे राज, मौसा जी के साथ 4 लोग और बैठे हुए हैं ना, उनको दिखाने के लिए एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। हाँ, इतना भी तगड़ा थोड़ी ना चलेगा। सबका आंसर आ गया? देखो यार, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्यूरिफिकेशन मेथड है, ठीक है। डायलिसिस भैया सबके घर में ही कोई ना कोई किडनी का मरीज तो होता ही है, डायलिसिस कराने जाते ही हो, ये प्यूरिफिकेशन होता है बेसिकली। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इज आल्सो प्यूरिफिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये तीनों तो प्यूरिफिकेशन मेथड है। पेप्टाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड।
क्या पूछा हुआ है कि नॉट एम्प्लॉयड फॉर द प्यूरिफिकेशन, तो फोर्थ पेप्टाइजेशन इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर प्रिपरेशन, ठीक है, पेप्टाइजेशन इज एम्प्लॉयड फॉर, अरे पेप्टाइजेशन इज एम्प्लॉयड फॉर प्रिपरेशन नॉट फॉर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हाँ, लेकिन वो प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस लिखा होगा वहां पर, ठीक है, दैट विल बी प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। प्यूरिफिकेशन थोड़ी देर के लिए कर दोगे। अब भाई जैसे किसी का डायलिसिस कराने जाया जाता है ना, तो डायलिसिस अगर उसका ज्यादा देर तक करा दोगे ना, वो तो उसका कोगुलेशन हो जाएगा वहां पर, तो उसका भी एक टाइम लिमिट होता है ना। बढ़ते हैं आगे, समझे राज, अगर ऐसा कुछ होगा तो वहां प्रोलॉन्ग डायलिसिस लिखा जाएगा, तो प्रोलॉन्ग डायलिसिस इज ऑल्सो यूज्ड, या एक्सटेंडेड डायलिसिस, एक्सटेंडेड डायलिसिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ कोगुलेशन, ठीक है। ये बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या है? A positive colloid will be formed. NH4OH is added dropwise in the solution of ये, H2S is passed through ये, dilute AgNO3 is added to a saturated AgI solution। बिल्कुल अभी अभी बात हुई ना कि इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में AgI के ऊपर Ag प्लस का क्या हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, सो पॉजिटिव कोलॉइड विल बी फॉर्म्ड। थर्ड ऑप्शन। कौन सा क्वेश्चन बेटा नेहा? क्या नहीं बनता बताओ, अभी बताए तो थे, देखो अभी तो बताए थे। देखो यहां तुम ये डालोगे तो कोई कॉमन आयन नहीं है, एड्सॉर्प्शन का कोई फंडा ही नहीं बनता है। H2S इसमें से पास करोगे तो आर्सेनिक सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है, यहां क्या बनेगा, आर्सेनिक सल्फाइड बनेगा ना, AS2S3 बनेगा। सल्फाइड सॉल निगेटिव सॉल होते हैं, तो ये नहीं होगा, है ना। जिलेटिन डिजोल्व इन वाटर, तो यहां तो क्या बनेगा, यहां लायोफिलिक बनता है, लायोफिलिक, लायोफिलिक का मतलब नो चार्ज, समझे। तो भैया अभी अभी बताया ना, AgNO3 तुम डाले, AgI सोल्यूशन है, सैचुरेटेड है, यानी कि प्रेसिपिटेट बना होगा, तो प्रेसिपिटेट बना होगा तो कॉमन आयन Ag प्लस विल गेट एड्सॉर्ब ऑन AgI लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ AgI स्लैश Ag प्लस, है ना। तो जब ये Ag प्लस बनेगा तो यानी कि यहाँ कैसा चार्ज, ये कैसा पार्टिकल हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। तो यानी कि यहाँ जो सॉल्व बन रहा है, यहाँ जो कोलाइड बन रहा है, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब समझ आया नेहा कैसे होता है, ठीक है। तो चीजें पढ़े रहो, मैं बार बार वही बोलता हूं कि चीजें पढ़ो बट उसको अप्लाई करना सीखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के थ्रू ही वो चीज आ पाएगी। आई बात समझ में, क्लियर हो अब। कल कौन सा चैप्टर ओम, कल यार इसका PYQs करेंगे, ठीक है, और 1 तारीख से हम लोग दो सेशन लेंगे, तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे, या 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दिए जाए यार। बढ़ते हैं आगे। Which of the following is with highest and lowest flocculation value among, तो एक रूल होता है, तुम लोग पढ़े होगे, हार्डी सुलजे रूल। ये हार्डी संधू वाला हार्डी नहीं है, ठीक है, ये कोई विदेशी साइंटिस्ट था। बताओ भैया, हाईएस्ट फ्लॉकुलेशन वैल्यू एंड लोवेस्ट फ्लॉकुलेशन वैल्यू, है ना। देखो फ्लॉकुलेशन वैल्यू, flocculation value is inversely proportional to flocculation power, and flocculation power is directly proportional to charge density, है ना। ए क्या मार रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो देखो फ्लॉकुलेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, हाईएस्ट फ्लॉकुलेशन पावर, हाईएस्ट फ्लॉकुलेशन पावर
मतलब लोवेस्ट फ्लक्चुएशन वैल्यू, ये केवल पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, लोवेस्ट फ्लक्चुएशन पावर, मतलब हाईएस्ट फ्लक्चुएशन वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा, हाँ, हाईएस्ट फ्लक्चुएशन वैल्यू किसकी होगी, सोडियम की होगी, लोवेस्ट किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी, सेकंड ऑप्शन। 1 तुम लोग मार के चले आ रहे हो, मैं क्या बोलता हूं, पैराशूट ओपन रखना है ना। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन बोल के क्या सोच रहे थे, मोगेम्बो खुश होगा, हाँ? गलत बोल रहे थे तुम लोग। बी ऑप्शन करेक्ट है यहां, ठीक है, चलें आगे। सबको आ गया समझ में। चलो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेंट फॉर अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड इन वाटर इज, सो arsenic sulfide is a negative salt, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोलाइट with highest positive charge density, होगा कि नहीं होगा, कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज जितना तगड़ा होगा, सोडियम फॉस्फेट में कौन है भैया, Na प्लस है, जिंक सल्फेट में कौन है, जिंक 2 प्लस है, जिंक नाइट्रेट में क्या है, जिंक 2 प्लस है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या है, Al3 प्लस है, हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी, बेस्ट कोगुलेंट फॉर नेगेटिव सॉल्व, समझे, तो फोर्थ ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये बताना यार, द स्टेबलाइजेशन ऑफ द डिस्पर्स फेज इन नाइट्रोफोबिक सॉल इज ड्यू टू, कहाँ होता है भाई ये, लायोफोबिक में क्या होता है, चार्ज के चलते होता है, डबल लेयर बनता है ना, यहीं पे जीटा पोटेंशियल आता है, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ। सबको समझ आया ये कैसे हुआ ना, विस्कोस्टिक चलते तो होता नहीं है, सरफेस टेंशन के चलते तो होता नहीं है, एफिनिटी फॉर द मीडियम वो होता है लायोफिलिक में, द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनता है, तभी तो वो बन पाता है ना डिस्पर्स फेज, और उसमें तुम्हारा लायोफोबिक कोलाइड, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। When FeCl3 solution is added to NaOH, a negatively charged salt is obtained. It is due to the, ठीक है, तो क्या होता है देखो, FeCl3 सोल्यूशन जब तुम NaOH में डालते हो तो क्या बनता है, FeOH थ्राइस बनता है, FeOH थ्राइस बनता है, इसमें और NaOH अगर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, FeOH थ्राइस स्लैश OH माइनस बनेगा। तो अगर ये निगेटिव सॉल्व बन रहा है, निगेटिव सॉल्व अगर बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ OH माइनस आयंस ऑन ऑन, अरे यार, FeOH थ्राइस, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशन वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, जल्दी बता दो, ये जल्दी बता दो, टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। बोला था ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें, हाँ।
अगर किसी की फ्लॉकुलेशन वैल्यू 2 दी हुई है तो ये 2 का क्या मतलब होता है, 2 मिलीमोल्स पर लीटर, समझे। सो फ्लॉकुलेशन वैल्यू इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक सॉल्ट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ब्रेडिक आर्क मेथड पता है ना क्या होता है, डीएम ले लेते हैं और डीएम में मेटेलिक रॉड डाल देते हैं, उसको बाहर से कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स से, और यहाँ आइस बात ले लेते हैं और फिर इनको स्पार्क कराते हैं। स्पार्किंग से यहाँ मेटल बनता है और वो कूल होने के चलते यहीं पे स्टेबलाइज हो जाता है, मेटेलिक सॉल्ट बन जाता है। तो कौन सा नहीं ले पाओगे, तो ब्रेडिक आर्क मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड is used for preparation of metallic salts of inert metals। किसका, इनर्ट मेटल्स का बनाने के लिए यूज होता है। सो ये इनर्ट है, ये भी इनर्ट है, ये भी इनर्ट है, लेकिन ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो जो हाईली रिएक्टिव होगा उसका तो नहीं बना पाओगे ना, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, बढ़ते हैं आगे। ये देखो अगला सवाल, अगले सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग। ये एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ सवाल है, ठीक है, एनसीईआरटी से सीधा सीधा उठाया हुआ सवाल है। जल्दी बता दो। जल्दी आंसर करो, जल्दी 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 जल्दी। ओम तुम तुक्का मार रहे हो क्या, क्या सोच समझ के जवाब दे रहे हो, बताओ। देखो, रिफर टू एनसीईआरटी में सॉल लिखा होगा या कोलॉइड लिखा होगा, ठीक है। रिफर टू केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इन एनसीईआरटी, यहां आपको मिल जाएगा रिडक्शन के थ्रू, रिडक्शन वाले पार्ट में चले जाना, ठीक है। जब SO2 को H2S गैस के साथ पास किया जाता है, H2S, सॉरी H2S, सो रिडक्शन टेक्स प्लेस। रिडक्शन होने से क्या बन जाता है, सल्फर बन जाता है और H2O बन जाता है। सो इनसाइड द मिक्सचर देयर इज सल्फर एंड H2O, और ये हमेशा क्या बनाएंगे, लायोफोबिक बनाएंगे ना, लायोफोबिक। लायोफोबिक क्यों कहेंगे इनको, क्योंकि भाई आपका ये डीएम है और ये क्या है, डीपी है। तो डीपी डीएम में अगर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन नहीं है तो वो क्या बोला जाता है, डी ये लायोफोबिक बोला जाता है। अगर यही एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले होते तो क्या बोला जाता है, लायोफिलिक बोला जाता है। सो बेसिकली सल्फर सॉल इज फॉर्म्ड एंड दैट इज लायोफोबिक इन नेचर, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। पढ़ते हैं आगे। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसी के साथ अपना ये खत्म होता है। तो आज हमने मॉडल पेपर कर लिया है, ठीक है, और ये पीडीएफ जाके तुरंत डाउनलोड कर लेना, और इसको रिपीट करने से पहले एक बार एनसीईआरटी का सरफेस केमिस्ट्री पूरा एक बार रिवीजन मार देना, ठीक है। अगर वो हो जाएगा, ठीक है, एक बार पूरा रिवीजन कर लोगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा बच जाएगा, है ना, सारा कुछ एकदम क्लियर रहेगा ये। तो आज का ये मॉडल पेपर हमने कर लिया है। कल हम लोग 3 बजे, कल हम लोग 3 बजे करेंगे इसके पीवाईक्यूज, सरफेस केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज करेंगे, और कल ही इसका पीवाईक्यू खत्म हो जाएगा, परसों एम्स खत्म हो जाएगा। जुलाई से हम लोग शुरू करेंगे, जुलाई से 11 to 12 और 3 to 4 ये रहेगा क्वेस्ट, ठीक है। तो ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ज्यादा क्वेश्चंस कराने का चांस बना रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद 7 से 8 हम लोग रेगुलर क्लास चल रही है। आज 7 से 8 क्लास में सब लोग आ जाना, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिस्कशन होगा, ठीक है, एजियोट्रॉपी का डिस्कशन होगा। तो आज की क्लास भी अच्छी है, नॉन आइडियल आइडियल इन सब चीजों का होगा। और
जुलाई से ही मैं स्पेशल क्लासेस में 5 ईयर्स पेपर को पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये सारा चीज़ आप लोग देखिए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इनको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक ये सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज़ गो फॉर द सब्सक्रिप्शन सो दैट ये चैनल आगे भी रन कर सके, आगे भी इस तरीके के वीडियोस बन सकें, ठीक है। तो प्लीज़ इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो आज पढ़ाया गया है ये सारा आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और जिन लोगों ने अभी तक फीडबैक फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फीडबैक फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ठीक है, मिलते हैं शाम को। आज आज 7 से 8, ठीक है, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कल 3 से 4 हम लोग इसके PYQs करेंगे। और जुलाई से हम लोग क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग रहिए, ठीक है। तो ओके, तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और प्लीज़ यार ये कोड जरूर शेयर कर दो यार, है ना। शेयर नहीं करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे, है ना। और जितने लोगों को जानते हो उनको भी बता दो, एटलीस्ट कुछ सब्सक्रिप्शन इससे आ जाने चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दो आप। ओके, तो मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जाके इसका जो PDF है वो PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो शाम 7 बजे मिलते हैं सोल्यूशंस की क्लास में। सोल्यूशंस की क्लास में आज का हमारा डिस्कशन होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस, डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और एजियोट्रॉपी। ओके, सो सी यू इन द क्लास ऑफ 7।